स्वागत है आप सबका दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीरीज जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आपको। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स में रीजनिंग लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ट्रू फॉल्स तो है ही। और ये 12 में से पूरे 12 मार्क आ गए, देन इन दैट केस हमारा अकाउंट्स का स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस थोड़ा सा हमें इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट पुटअप करना पड़ेगा। तो इसी इंटेंशन से मैं ये पूरा सीरीज आपके लिए ले आ रहा हूं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल बी हैविंग अ T10 मैच। राइट। T10 मैच मतलब यहां पर बेसिकली हम लोग टॉपिक वाइज 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। ठीक है। रूल सिंपल सा है, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देता है, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले अपनी तरफ से कोशिश करना है, और इफ पॉसिबल एक रजिस्टर लेके बैठो और प्रॉपर रीजन भी लिखो। ठीक है। जो भी आपका आंसर है उसके साथ उसका रीजन भी लिखना, और उसके बाद उसको प्लेबैक करना और देखना कि ट्रू और फॉल्स क्या आ रहा है विद द रीजन। ठीक है। चलिए तो दोस्तों, जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ट्रू एंड फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 100% गारंटीड कैपिटल और रेवेन्यू टॉपिक में से आएगा ही आएगा, कंसिस्टेंटली आ रहा है। ठीक है। तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं। रेडी, लेट्स गो। सो सबसे पहला पहला ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ऐसा है, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी आर क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको सोचना है, पॉज करना है, सोचना है, जवाब देना है, लिख लेना है, उसके बाद देखना है। ठीक है। मैं अज्यूम यही कर रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया है आंसर। ठीक है। तो देखते हैं भाई, लीगल फीस पे टू एक्वायर प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हूं, प्रॉपर्टी इज डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर, और लीगल फीस टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, है ना। सो दिस इज एप सो सॉरी हाँ, so this is absolutely true. ओके। सर इसका रीजन क्या लिखना होगा? आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे इसका रीजन भी लिख के रखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख लीजिए। लीगल फीस फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी आर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड डज टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रॉपर रीजन लिखना है। दोस्तों एक बात याद रखना, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में अगर ट्रू रहता है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इसमें क्या लिखूं सर, ट्रू ही तो है। तो ट्रू में अक्सर वो क्या करता है, वो सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करके आ जाता है। ये गलती मत करना। अगर ट्रू है ना, देन इन दैट केस उसके फेवर में आपको कुछ और भी वहां पर शब्द लिखने होंगे। ठीक है। चलिए, तो ये हुआ, जैसे यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर उसका रीजनिंग लिख दिया, राइट। तो यही आपको वहां पर भी लिखना पड़ेगा। ओके। चलिए लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। The nature of business has no impact on distinguishing between capital and revenue expenditure, है ना। नेचर से क्या फर्क पड़ता है सर, कैपिटल और रेवेन्यू, नेचर ऑफ बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू और फॉल्स? करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ऐसा नहीं है सर, बिजनेस के नेचर से बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो आपको ये तो लिखना ही है, साथ ही साथ अगर कोई एग्जाम्पल भी लिख के आ जाओ तो अच्छा होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ये एग्जाम्पल देखो, द नेचर ऑफ बिजनेस इज क्रिटिकल। आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ फर्नीचर ट्रेडर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है। फर्नीचर वाले अगर फर्नीचर खरीद रहा है तो वो तो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, अब यहां पर अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस नहीं होता तो आई वुड हैव रिगार्डेड फर्नीचर परचेज एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट सिंस आई एम डीलिंग इन फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर मेरे लिए हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। आप फर्नीचर की जगह कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अरे क्या हो रहा है बार बार सॉरी सॉरी। हाँ हाँ जी। तो expenses incurred to increase the productive capacity of a machine are revenue expenditure। सोच के देखिए भाई, पॉज कीजिए और सोचिए। ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सोच लिया है। तो expenses incurred to increase the production capacity, है ना। कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन का बढ़ रहा है, यानी मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अभी बना पाऊंगा। सो इसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे? नहीं सर, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। सर अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर हुआ जिससे द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, और द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी कैन प्रोड्यूस इंक्रीजेस, और द लाइफ इंक्रीजेस, ऐसा कुछ भी अगर हुआ, देन डेफिनेटली दैट इज रिगार्डेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा मैं क्लास में हमेशा कहता हूं, 3 बातें याद रखना, बिगर, बेटर, लॉन्गर। ठीक है। बिगर यानी अगर एसेट्स बढ़ गए
ठीक है, जैसे बिल्डिंग है उसे 2-3 फ्लोर और बढ़ा दिया हम लोगों ने, बेटर यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो गया, या रेवेन्यू एंड अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हो गया, लॉन्गर यानी लाइफ बढ़ गया, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ही रिगार्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको वहां पे लिखना होगा, such expenses are capital expenditure as they enhance the future earning capacity of the asset। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट ऑफ अ worn out part of a machine is a capital expenditure। सबसे पहली बात, worn out part का मतलब क्या हुआ? worn out part का मतलब यूज्ड पार्ट, खत्म हो गया। जैसे आप लोग सीधे साधे भाषा में अगर हम लोग कहे, लाइक घर पे कोई भी रिमोट कंट्रोल अगर आप यूज करते हो टीवी का, ये वो, या इवन घड़ी में भी आप लोग देखते हो बैटरीज या सेल्स लगाए जाते हैं, राइट? तो ये जो होते हैं ये कभी कभी खत्म हो जाते हैं, उनका लाइफ एक लिमिटेड लाइफ होता है भाई, तो आपको वो बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है। तो उस बैटरी को ही मैं कहूंगा worn out, खत्म हो गया उसका लाइफ, यूज हो गया। नहीं, अब ऐसे अलग अलग असेट्स में अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं, राइट? So replacement of a worn out part of a machine is a capital expenditure। तो जरा सोच के देखिए। अब सबसे पहली बात यहां पर हो सकता है आपका आंसर ट्रू आप लोगों ने लिखा हो, आपका आंसर फॉल्स लिखा हो, क्योंकि सच का हो तो यहां पर मुझे थोड़े और डिटेल की जरूरत है। ठीक है, आंसर ट्रू भी हो सकता है और आंसर फॉल्स भी हो सकता है, और ऐसा ही इंस्टीट्यूट के अलग अलग मटेरियल में आपको दिखाई भी देगा। कहीं पे इसका आंसर आपको ट्रू दिखाई देगा तो कहीं पे इसका आंसर फॉल्स दिखाई देगा। ठीक है, अब ऐसे में हम स्टूडेंट्स करे तो करे क्या सर, हमें तो इंस्टीट्यूट ने डिप्लोमेटिक होकर आंसर दे दिया। ठीक है, हाँ मैं समझ सकता हूं आपकी ये दुविधा, लेकिन मैं यहां पे आपको नॉर्मल आंसर बता रहा हूं और आपको अपने रीजनिंग से यहां पे मार्क्स को गेन करना है। ठीक है, वहां पे आपको बताना है कि हम लोग यहां पे क्या मानते हुए इस आंसर को लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सर, इसका आंसर मैं फिलहाल जो बता रहा हूं दिस इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग, देखो मैंने रीजन में वो लिखा भी है, नॉर्मली स्पीकिंग जो वॉर्न आउट पार्ट होता है उसे मेंटेनेंस का पार्ट माना जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बैटरी या सेल्स का एग्जांपल दिया, ये उससे मेरा लाइफ थोड़ी बड़ा भाई, वो बेसिकली एक मेंटेनेंस का ही हिस्सा है। तो नॉर्मली स्पीकिंग जो वॉर्न आउट पार्ट होते हैं वो मेंटेनेंस के हिस्से का ही पार्ट होता है, इसीलिए हम लोग उसे नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ही मानते हैं। हां, अगर वो पार्ट ऐसा है जिससे कि लाइफ बढ़ जाए या कुछ और इंप्रूव हो जाए तो उसे जरूर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जा सकता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसे मेंटेनेंस का हिस्सा मानते हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट। आपको फॉल्स लिखना है और उसके बाद रीजनिंग में ये क्लियरली दिखना चाहिए कि हम इसे किस नजरिए से देखते हुए आंसर बता रहे हैं। ओके, आई होप वी आर क्लियर हियर। चलिए, let's move on to the next question। So premium received on issue of shares is a revenue received। प्रीमियम मिला है हमें ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात कर रहे हैं सर, है ना? तो बताइए क्या मानेंगे फिर ऐसे हम लोग? यस, द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम को रेवेन्यू नेचर का थोड़ी मानेंगे, इसको तो बैलेंस शीट पे लिखा जाता है। हाँ, लेकिन वैसे याद मत रखो, इसका क्लियर रीजन आपको लिखना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन शेयर्स इज अ कैपिटल रिसीप्ट। सबसे पहले तो ये लिख देना है आपको, एज इट रिप्रेजेंट्स एन इनफ्लो नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। सर हमारे रेगुलर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता तो हम इसे रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। ये हमारे रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है सर, दिस इज समथिंग वन टाइम, है ना? तो इसलिए दिस इज अ कैपिटल रिसीप्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। सर फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, इसे हम लोग क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे, राइट? नहीं सर, एब्सोल्युटली फॉल्स। देखो मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा कि वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज आपको खुद ही कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, चलो तो इट इज फॉल्स। व्हाट इज द करेक्ट रीजनिंग फॉर इट? सर ये इंटरेस्ट है सर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज इंटरेस्ट, है ना? तो इंटरेस्ट इनकम की अगर मैं बात कर रहा हूं, इट इज अर्न्ड फ्रॉम द यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इस तरह से आपको कुछ ना कुछ एक रीजनिंग देना पड़ेगा और उसके मुताबिक आपको आंसर लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर एफडी की बात नहीं कर रहे, हम उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ एफडी को यूज करके जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये उसकी बात चल रही है। सो दिस इज डेफिनेटली अ रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, ओके। एक सिंपल सी भाषा में आपने दिमाग में लाना, लेकिन लिखना इस तरह से, जैसे ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है तो रेवेन्यू, बैलेंस शीट पे जाता है तो कैपिटल। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा लिख के मत आना कि सर वी राइट इट इन द बैलेंस शीट एंड हेंस कैपिटल, ऐसा मत लिख के आना। आपको इस तरह से रीजनिंग लिखना है, हाँ, वो शॉर्टकट है याद रखने का। ओके, चलो नेक्स्ट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी अभी मैंने कहा इंटरेस्ट मिला, अब हमने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया सर, बेच के जो पैसे आए उसे भी रेवेन्यू रिसिप्ट ही माना जाएगा, है ना?
नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। दोस्तों यहां पर एक बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखना कि करंट एसेट्स या जैसे मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है उसको बेच के अगर आ रहा है पैसा तो दैट इज रेवेन्यू रिसीव्ड। लेकिन अगर कोई भी कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, उसको बेच के अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो वो भी कैपिटल रिसीव्ड ही माना जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट रेगुलर इनकम। अरे यार हमारा बिजनेस थोड़ी ना हम हमेशा इन्वेस्टमेंट्स को बेचते रहने का, कभी कभार बेच रहे हैं। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट्स को हम लोगों ने एसेट करके माना हुआ था, तो उसको बेच के जो पैसा आया उसे भी हम लोग कैपिटल रिसीप्ट ही मानेंगे एंड नॉट अ रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, चलो ग्रेट। अगला, एपोलॉजी फाइन्स पेड फॉर बिजनेस एरर्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कुछ गलती हुई बिजनेस में, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसकी वजह से अपने को पेनल्टी लग गया, फाइन लग गया। ठीक है, तो वो जो फाइन हम लोगों ने भरा इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। सोच के देखिए कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नो, दिस विल बी रिगार्डेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। तो ये लिखना पड़ेगा वहां पर, फाइन्स डू नॉट गिव एनी फ्यूचर बेनिफिट। अब देख रहे हो रीजनिंग में कैसे प्रॉपर लैंग्वेज दिखना चाहिए, एकदम साधारण भाषा में लिख के आओगे। या ऐसा रहता है बाबा, दिस इज नॉट दिस, दिस इज नॉट दिस। ये जो हमारा जो टिपिकल लैंग्वेज होता है उसमें भी मार्क्स भी वैसे ही मिलते, फिर 2 मार्क्स नहीं मिलते, फिर हमें हमें 1.5 मार्क बड़े मुश्किल से मिलते हैं या 1 ही मार्क मिलता है। तो भाई साहब यहाँ पे 12 में से 6 मार्क मतलब 6 मार्क का लॉस। ये मत करो, ट्रू और फॉल्स के पूरे 12 मार्क हमें बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेक द एग्रीगेट, है ना? तो रीजनिंग प्रॉपर लिखना जरूरी है, तो ये रीजनिंग पे ध्यान देना, सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे नहीं। ठीक है, चलो ग्रेट। नेक्स्ट वन एंड परहैप्स द नहीं, ठीक है, नॉट द लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन। हाँ जी, कॉम्पेंसेशन पेड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज रेवेन्यू इन नेचर। अब ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आई होप सब लोग समझते हो। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है कोई भी हमारा स्टाफ मेंबर, इन दैट केस हमें उसे कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्पेंसेशन हम लोगों ने दिया इसको हम लोग मानेंगे रेवेन्यू इन नेचर। सो ट्रू की फॉल्स? ठीक है सर, कॉम्पेंसेशन तो क्या मानेंगे सर? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल ट्रू। मतलब सैलरी मुझे फ्यूचर में नहीं देना है, लेकिन यहां पर एक रीजनेबल डिसाइड किया जाता है कि व्हाट विल बी द कॉम्पेंसेशन दैट इज टू बी गिवन। और ये कॉम्पेंसेशन जो भी दिया है इसको कैपिटल नेचर का कैपिटलाइज करके उसको डेफर करने का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब इसको लेके थोड़े आर्ग्यूमेंट जरूर हुए थे, लोगों ने कहा था कि नहीं यार इसको डेफर कर देते हैं, बड़ा अमाउंट है। लेकिन फिर कहा गया कि भाई इसको डेफर करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, हो गया उसका, वो बंदा गया, उसका बेनिफिट गया, सब खत्म। सो इसको कैपिटल नेचर का मान के कोई सेंस नहीं बनता, इसे बिल्कुल रेवेन्यू नेचर का ही माना जाना चाहिए। अब इस पे कोर्ट के केसेस भी है, लेकिन उतना तो आप लिख नहीं सकते, तो आपको सीधा सीधा ही लिखना है। सो वीआरएस पेमेंट्स आर ऑपरेशनल इन नेचर एंड शोन इन पीएनएल। ऐसे में थोड़ा सा शॉर्टकट चल जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखने के लिए बहुत डिटेल हो जाता है भाई। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलो coming now to the next one, change of machine part to maintain existing performance is a capital expense. Now again this is exactly like the worn out part, लेकिन यहां पर थोड़ा डिटेल मुझे दिया हुआ है। क्या डिटेल दिया हुआ है देखो, वहां पे ऐसा कहा गया है टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस। हमें ऐसा नहीं कहा कि टू बेटर या इंप्रूव द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, इन्होंने क्या कहा? टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, यानी जैसा परफॉर्मेंस था वैसा ही चलता रहे, उसके लिए जो मैं एक्सपेंस कर रहा हूं। क्या मानेंगे भाई इसे? इसे माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस, राइट? सो दिस आंसर इज एब्सोल्यूट, सो सॉरी मैं बार बार गायब हो रहा हूं। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, हाँ जी, इसका रीजनिंग लिखना पड़ेगा हमें। मशीन पार्ट चेंज टू मेंटेन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी is revenue nature. It would have been capital if it resulted into enhanced performance, right? चलिए, that's it. So these were the 10 true or false questions that we discussed, and I hope that this was beneficial to you. आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे रिवाइज कर लिया। इसी तरह से मैं और भी कुछ टॉपिक्स के ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस इसी तरह से लाता रहूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सच में फायदेमंद लगा तो एक लाइक लगा तो भाई मुझे समझ में तो आए कि कितने जन यहां तक देख रहे हैं और कितने जनों को अच्छा लगा ये वीडियो मेरे मोटिवेशन के लिए। और एट द सेम टाइम अगर आपके भी कोई दोस्त भाई बंधु भाई बहन कोई भी है जिनको भी इसे फॉरवर्ड करना चाहिए, जो ट्रू और फॉल्स में देखना जरूरी है उनको भी इसे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़े रहे। तो ये जो हम लोगों ने अंदाजन 15 मिनट का जो इन्वेस्टमेंट किया है, ये 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट ट्रू और फॉल्स की तरफ हमारे 12 मार्क अश्योर कर सकता है, राइट? तो बस यही करते हुए चलते हैं हम लोग।
ठीक है, सो दैट्स इट, पहला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं विद अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी नहीं बताऊंगा नाम, बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, सो गुड बाय ऑल ऑफ यू।